अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। मेरे बदन में ठंडी लहरें पैदा हो रही थीं। दिमाग पर एक अजीब सा सकूत छाया हुआ था। जो कुछ हुआ था वो होना चाहिए था, बल्कि ये तो कम है, इससे ज्यादा होना चाहिए था। फल चखने के दौर से गुजर रहा था। फल खाने की इजाजत मिली थी, मगर मैंने बाग लुटाने शुरू कर दिए थे। मुझे इसका हक कहाँ पहुंचता था। इस गलती का एहसास तो पहले ही हो चुका था। न जाने क्यों मैंने ये सोच लिया था कि अब मेरा कोई मुहासिब नहीं है। यही गलती की थी। अब कुछ जहन में नहीं था, कुछ भी नहीं। देर तक बैठा सोचता रहा। शम्में रोशन थीं, इनकी लौ लरज रही थी। माहौल बड़ा खौफनाक हो गया था। अल्फाज नहीं थे मेरे पास। अब तो माफी नहीं मांग सकता था। फर्श पर लेट जाने को जी चाहा और मैंने इस पर अमल कर डाला। थक गया था। शदीद थकन का एहसास हो रहा था। दिमाग खाली कर दिया था मैंने। इस आलम में काफी देर गुजर गई। शम्में आंखों के सामने थीं। पलकों पर पीली रोशनी पड़ रही थी, मगर इतनी हिम्मत न थी कि उठकर वो शम्में बुझा देता और फिर अंधेरा। जीता जागता इंसान था, अंधेरे से डरता था। फिर अपनी जगह से उठा, शम्मादान उठाया और इस वसीह तहखाने के दूसरे गोशे देखने लगा। बहुत बड़े हिस्से में था, खाली पड़ा हुआ था। सिवाय इन चंद चीजों के फर्श जगह जगह से खुदा हुआ था और 4 ऐसे निशानात मिल गए थे जिनसे नवाब दिलबर के बयान की तस्दीक हुई थी। यानी इसने 4 इंसानों को हलाक करके यहाँ दफन कर दिया था। मगर मैं इससे खौफजदा नहीं था। वो क्या और इसकी औकात क्या। मैं तो खुद से डर रहा था। जो किया था इससे दहशत ज़दा था। बहुत वक्त गुजर गया, कोई आवाज नहीं थी। एहतियातन चंद शमें बुझा दी थी, बस एक रोशन रहने दी। ज्यादा वक्त गुजारना पड़ा तो तरीके में रहना पड़ेगा। नवाब दिलबर तो कई दिन की बात कर गया था। शायद रात हो गई। तहखाने में इसका तयन तो नहीं किया जा सकता था, बस वक्त से अंदाजा हो रहा था। थकन से निडाल हो रहा था। फर्श से उठकर बेड पर जा लेटा। बिस्तर से बदबू उठ रही थी, मगर इस पर पड़ा रहा। फिर अचानक ससराहट सुनाई दी और मैं उछल कर उठ बैठा। निगाहें दरवाजे पर थीं, मगर कोई तहरीक नहीं हुई। आवाजें फिर सुनाई दी। सिमत का भी अंदाजा हो गया। फुर्ती से पलटा और तरीके की आदत आंखों ने इस इंसानी साये को देख लिया जो एक गोशे में नजर आ रहा था। मैं शिश्तर रह गया। ये कौन है और कहां से आया? दरवाजा तो बंद है। हिम्मत करके आवाज दी, कौन है? हम हैं, जवाब मिला। कौन? अरे हम हैं। और कौन? तुम्हारे पास हमारा एक कंबल है क्या? मेरे बदन के रोकंटे खड़े हो गए। रेल में थे, हमारा कंबल ले गए थे, वापस नहीं दिया तुमने। ये वही आवाज थी जिसने कहा था आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए। और इसके बाद कंबल मेरे चेहरे पर ढक दिया था। कंबल हटा तो मैं देहली में था। वही आवाज थी, मगर कंबल। वाकई मैं दीवाना हो गया था। अपनी लगी में सब कुछ भूल गया था। कंबल में इलियास खान के घर पर ही छोड़ आया था। और वो कंबल, वो तो मेरी रहनुमाई करता था। इसे मैंने हर लम्हा साथ रखा था। इससे मुझे हमेशा मदद हासिल होती थी। इस नायाब चीज को मैं इस तरह छोड़ आया था। हमारा कंबल वापस दोगे भाई, हमें जरूरत है। इस वक्त वो मेरे पास नहीं है। कहाँ गया? मैं इसे भूल आया हूँ जहाँ मैं था। तुम एक अच्छे अमानतदार नहीं हो भाई। अरे वाह, हमारा कंबल ही खो बैठे। ये कोई बात हुई? माफी का कोई रास्ता है मेरे लिए? जो गलती हो गई है इसका अजाला हो सकता है किसी तरह? मैंने सर्द लहजे में पूछा। रास्ते मुश्किल से मिलते हैं, नजर आ जाए तो याद रखना जरूरी होता है। भूल भुलैया हैं, सब भूल भुलैया हैं। सूरज तो बड़ा रोशन है और धब्बे को सूरज समझ लेना दानिशमंदी तो नहीं है। जो दानिशमंद नहीं वो कुछ नहीं है। माफी का कोई रास्ता है मेरे लिए? मैं चीख कर बोला। अरे हमें क्या मालूम, हम पर क्यों बिगड़ रहे हो? एक तो हमारा कंबल खो दिया, ऊपर से बिगड़ रहे हो। देखो इंसान हूँ, गोश्त पोश्त का बना हुआ इंसान हूँ। बहुत थक गया हूँ, भटक जाऊंगा। मुझे सहारा दो, मुझे सहारा चाहिए, वरना रास्ता भूल जाऊंगा। हमें कुछ नहीं मालूम, हमारा कंबल दे दो। सहारा चाहिए, मुझे सहारा चाहिए, दे दो। सहारा देने का काम हमारा नहीं, हमारे भाई का है। इंसानी हौला गायब हो गया। मुझ पर दीवानगी सवार हो गई, जनून तारी हो गया। मैं चीखता रहा,
मगर अब मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। फिर मैं खामोश हो गया, दिमाग बंद सा हो गया था। मैंने तुंद नजरों से चारों तरफ देखा, आगे बढ़ा, अकलौती शम्मा से सारी शम्में रोशन कर दी। तभी मेरी नजर शम्मादान के स्टैंड पर पड़ी। वजनी फौलाद का बना हुआ था, कोई 3 फुट लंबा और ठोस। शम्मादान इस पर से उतार कर मैंने एक तरफ फेंक दिया। वजनी स्टैंड उठाकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। नीचे गिरी हुई शम्में रोशन थीं और मुझे दरवाजा नजर आ रहा था। आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर मैंने स्टैंड हाथ में तोला और फिर पूरी कुव्वत से इसे दरवाजे पर मारा। लकड़ी तड़कने की आवाज सुनाई दी और दरवाजे में सुराख हो गया। मेरे हाथ मशीनी अंदाज में चलते रहे और तय खाने में धमाके गूंजते रहे। मैंने दरवाजे के परखच्चे उड़ा दिए थे। जब इसके दोनों क्वाड़ टुकड़े टुकड़े हो गए तो मैंने इस स्टैंड से अलमारी पर वार शुरू कर दिए। अलमारी टूट तो न सकी मगर खिसक जरूर गई। थोड़ी सी जगह बनी तो मैंने इस पर हाथ डालकर इसे मजीद सरकाया और इतनी जगह बना ली कि बाहर निकल आऊं। और मैं बाहर निकल आया। इतने जोरदार धमाके हुए थे, इतनी आवाजें हुई थी, मगर कोई मुतवज्जो नहीं हुआ था। इसका मतलब ये था कि कोई मौजूद नहीं है। अच्छा ही था, वरना न जाने मेरी दीवानगी कहाँ तक जाती। मैं रास्ता तलाश करता हुआ बाहर निकल आया। आसमान पर चांद चमक रहा था। खामोश चांदनी तहद्दे निगाह बिखरी हुई थी। लोहे का स्टैंड फेंक दिया। दिमाग तारीक हो रहा था। इस इमारत से निकल आया और आगे बढ़ गया। चलता रहा बेमकसद, कोई मंजिल नहीं थी। न जाने कौन सी कुव्वत सीधे रास्ते पर ले आई। चौंक कर देखा तो इलियास खान के मकान पर खड़ा था। यकीन नहीं आया, किसी रास्ते का तयन नहीं किया था। न जाने यहाँ तक कैसे पहुंचा था। अगरचे हवास के आलम में होता तो रास्ता तलाश करना नामुमकिन था, लेकिन बेहवासी रहनुमा बन गई थी। अब क्या करूं? इस मकान से मेरा क्या वास्ता है? मुझे अब दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए। मगर यहाँ मेरा कंबल था, दूसरा सामान था, और फिर इलियास खान। कुछ भी हो जाए, इलियास खान ही मुझे मामू रियाज के पास पहुंचा सकता है। अगर गौर किया जाए तो वो मेरा बदतरीन दुश्मन है। इसकी वजह से मुझे रंदा दरगाह होना पड़ा है। वो भी इनका शरीक कार है। इसने बदअहदी की है मुझसे। हालांकि रात बहुत हो गई थी, मगर दस्तक देना पड़ी। दूसरी दस्तक पर दरवाजा खुल गया। जमाल अहमद खान साहब चौंक कर बोले, अरे बेटे आप आ जाओ, इलियास खान कहाँ है? घर नहीं आए? मैंने पूछा। नहीं, सुबह ही के गए हुए हैं। हाँ, आपके साथ ही गया था। वो अपने दोस्तों के साथ थे। मैंने कहा। हाँ, दोस्तों ने तो इसे तबाह किया है। आओ मियाँ, अंदर आओ, आराम करो, इसका क्या इंतजार करना। मैं अंदर दाखिल हो गया। मुझे बहरहाल इसका इंतजार था। किसी चीज की जरूरत हो तो बेटे बता दो। नहीं, बेहद शुक्रिया, मैंने कहा और वो चले गए। मैं इस कमरे में दाखिल हो गया जो मेरी आरामगाह था। सबसे पहले मैं अपने सामान की तरफ लपका। मुझे कंबल की तलाश थी, मगर कंबल मौजूद नहीं था। सारा सामान इसी तरह मौजूद थे सिवाय कंबल के। कंबल कहाँ गया? सोच भी नहीं सकता था कि कंबल किसी ने गायब कर दिया होगा। कोई और ही मामला था। इस वक्त पूछताछ भी नहीं कर सकता था। बहरहाल सुबह होने का इंतजार करना था। नींद का तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जागता रहा, सोचता रहा। रात शायद आखिरी पहर में दाखिल हो गई थी। दरवाजे पर होले से दस्तक हुई और मैं उछल पड़ा। इलियास खान मेरे जहन में गूंजा। अंदर से सारा वजूद खोल उठा। आंखों से शरारे उबल पड़े। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ, कहीं अंदर इस दस्तक को सुन न लिया जाए। इससे पहले ही इलियास खान को छाप लेना जरूरी था। बर्क रफ्तारी से नंगे पांव बाहर निकला। दरवाजे तक पहुंच गया। आहिस्ता से जंजीर खोली। वही था, इसने अंदर कदम रखा। मैं इस पर टूट पड़ा। एक हाथ इसकी गर्दन पे डाला और दूसरे से मुंह भेज लिया ताकि वो चीख न सके, और इस तरह दबोचे हुए इसे कमरे में ले आया। इलियास खान कुछ न समझ सका। मैंने इसे फर्श पर ला पटका था। पूरी जिंदगी में मुझे पर यह कैफियत कभी तारी नहीं हुई थी जो इस वक्त महसूस हो रही थी। आंखों में खून उतरा हुआ था। इलियास खान ने पलके पटपटा कर मुझे देखा और इसके चेहरे पर खौफ के आसार फैल गए। तुम? इसके मुंह से सरसराहट निकली। हाँ इलियास खान, तुम्हें गुमान भी नहीं होगा कि मैं तुम्हारे कैद खाने से निकल आऊंगा। नहीं, मुझे यकीन था, वो बोला और फिर सहारा लेकर उठकर बैठ गया। मैंने इन लोगों से भी कह दिया था, तुमने मेरा बरसों का मुजाहिदा खत्म कर दिया इलियास खान। सिर्फ तुम हो जिसने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। न जाने क्या क्या जतन किए थे मैंने, न जाने क्या क्या, मगर तुमने इलियास खान, तुमने। कुछ कहना चाहता हूँ, सुन लोगे? वो बोला और मैं इसे घूरता रहा। सदियों के बाद जागा हूँ, बरसों के बाद आंख खुली है। बेहोश था या सो गया था
तुम्हारी वजह से आँख खुली है। एक और बात सुन लो, सजा चाहता हूँ, हर कीमत पर सजा चाहता हूँ। बदतरीन सजा, बेहतर है वो मौत हो। तुम्हारा एहसान होगा। इतना कुछ खो चुका हूँ कि होश में आने के बाद जीना मुश्किल होगा, बेहद मुश्किल। तुम्हें बहला नहीं रहा, ये सब कुछ कहकर रियायत नहीं मांग रहा, बल्कि कुछ सुन लो। एक थका हुआ बेबस इंसान हूँ, मेरा इख्तिताम हो चुका है। आखिरी बातें कह रहा हूँ तुमसे। वो लोग तुम्हें नहीं जानते, मगर मैं जानता हूँ। नवाब दिलबर ने जो कुछ किया वो इसका कदम था। मुझे इसकी खबर नहीं थी। जो कुछ हुआ मुझे इसका अंदाजा नहीं था, मगर मैंने इनसे कह दिया था कि वो हवा को कैद नहीं कर सकते। ये इनकी भूल है। मैं फजूल कहानियां नहीं सुनना चाहता इलियास खान। सुन लो, खुदा के लिए सुन लो। इसके बाद मैं मर जाना चाहता हूँ। तुमने मुझे छोड़ भी दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। दिल उकता गया एकदम से। दुनिया बहुत बुरी है, मेरे तसव्वुर से भी ज्यादा बुरी। मैं खुद भी इतना ही बुरा हूँ। एक बुरे इंसान से दुनिया को छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। मैं इलियास खान को घूरने लगा। इसका लहजा था जैसे वो सच बोल रहा हो, जैसे वो फरेब न दे रहा हो। वो कहने लगा, जितनी बुराइयों का तस्वर किया जा सकता है वो मुझ में मौजूद है। बूढ़ा बाप है, जवान बहन है, मगर मैंने कभी इनके बारे में नहीं सोचा। अपनी तईशात में मगन रहा। मेरे घर वाले फाके करते रहे और मैं आला दर्जे के खाने खाता रहा। मेरी बहन के पास 2 जोड़े कपड़े भी न थे और मैं तवाइफों को तोहफे में खुश करता रहा। ये सब कुछ किया है मैंने, आज तक यही किया है, मगर न जाने कैसे होश आ गया, न जाने कैसे। इलियास खान, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैंने गुर्रा कर कहा और इसने हाथ जोड़ दिए। वो सिसक कर रोते हुए बोला, खुदा के लिए मसूद साहब, खुदा के लिए, आपको अल्लाह ने बड़ा बनाया है, मेरी बात सुन लीजिए। दिल हल्का करना चाहता हूँ, बड़ा बोझ है सीने पर। आपके साथ जो कुछ हुआ मुझे इसका अंदाजा नहीं था। नवाब दिलबर हम पर हावी है, हालांकि हम बचपन के दोस्त हैं। वो बिगड़ा हुआ रईस है। पहले इसके पास बहुत कुछ था, मगर अय्याशियों में गंवा बैठा। हम तीनों हमेशा से इसके शरीक थे। जब इसके अपने पास सब कुछ खत्म हो गया तो हम छोटे मोटे जराइम करने लगे, जुआ सीटा खेलने लगे। हमें पैसा दरकार था, जिसके हसूल के लिए सब कोशिशें करते थे। हर वो जगह तलाश करते थे जहाँ से कुछ हाथ लग जाए। यही सब करते थे। मैं अकेला नहीं था। मैंने अपने घर में चोरी की, माँ बाप को रुलाया। मैं रिश्तेदारों से कर्ज लेता रहा, जिसे मेरे वालिद अदा करते थे। बेचारे शेख अब्दुल कदूस साहब से भी मैंने बहुत कुछ लिया। वो मुझे सिर्फ इसलिए ये रकम देते रहे कि मैं इनकी बेटी का ससुराली रिश्तेदार हूँ। हम सब जो भी हासिल करते इसे यकजा करके खर्च करते थे। यही वजह थी कि आपने मुझे जो कीमती खजाना दिया वो मैंने लाकर इनके सामने रख दिया। वो दंग रह गए। फिर मैंने इन्हें आपके बारे में बताया मुर्शिद, और वो बाज़िद हो गए कि आपको लेने दिल्ली चला जाए। मैंने इन्हें मुंशी रियाज के बारे में बताया और यकीन दिलाया कि आप मुंशी रियाज से मिलने जरूर आएंगे। इस दिन से सब आपका इंतजार कर रहे थे, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो आपके साथ ये सलूक करेगा। इसने आपको कैद कर दिया और इस वक्त मेरी ज़मीर पर ज़रब पड़ी। मुझे एहसास हुआ कि खुदा के एक बुजुर्गीदा बंदे के साथ ये सलूक मेरी वजह से हुआ। बाद में मैं इनसे लड़ गया। मैंने कहा इन्होंने गलती की है। अच्छा खासा झगड़ा हो गया हमारा और मेरी आंखें अचानक खुल गईं। मैं इसी एहसास में डूबा हुआ इस वक्त घर में दाखिल हुआ था। रास्ते भर मैं ये सोचता रहा था कि अब क्या करूं। कुछ करना तो मेरे बस में नहीं है, मगर खुदकुशी तो कर सकता हूँ। मैं खामोशी से इसकी कहानी सुनता रहा। सच बोल रहा था या झूठ, ये तो अल्लाह ही जाने। मगर अब मैं इसका क्या करूं? अब मैं इसके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता था? गुस्सा उतर गया था। मैंने इसे उठाकर बिठा दिया। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की थी इलियास खान, मगर तुमने, मुझे एहसास है मसूद साहब, अगर दिल में वाकई सच्चाइयाँ उतर आई हैं तो कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। तुम खुदकशी कर लो। इस इलियास खान को खत्म कर दो जो बुरा इंसान था। इसे फनाह कर दो। एक बाप का सहारा बन जाओ। एक जवान बहन के मुहाफिज बन जाओ। मेहनत मजदूरी करके इस बुरे इंसान की बुराइयों का कफारा अदा करो। खुद को मिटाकर एक और गुनाह न करो। इस बूढ़े शख्स को जवान बेटी की मौत का दाग न दो। वो जो बेकस है, बल्कि इसके नातवां बदन को अपने ताकतवर जिस्म का सहारा दो। हो सकता है अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। वो गर्दन झुकाए आंसू बहाता रहा। ये आंसू मकरो फरेब के आंसू नहीं थे। मैंने कुछ सोच कर कहा, अब वो लोग कहाँ हैं? उसी इमारत में गए हैं। तुम अब तक इन्हीं के साथ थे? हाँ, इनसे कतई ताल्लुक करके आया हूँ। वो ये तो ना सोचेंगे कि तुमने मुझे वहां से निकाला है?
नहीं, मैं तो इसी वक्त से इनके साथ था, मगर मैंने दावा किया था कि आप वहाँ कैद नहीं रह सकेंगे। नवाब दिलबर हंसने लगा था। वो मुझे भी वहीं ले जा रहा था, मगर मैं वापस आ गया। नवाब दिलबर तुम्हारे लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा? इसमें मेरे मुकाबले आने की हिम्मत नहीं है मुर्शिद। तो फिर मेरी हिदायत के मुताल्लिक क्या ख्याल है? मुर्शिद, मैं आपका मुजरिम हूँ, तो इसे मेरी तरफ से सजा समझकर कबूल कर लो। आपका दिल साफ हो जाएगा मेरी तरफ से। हाँ, मगर बाद में तुम मुझसे सिट्टे का नंबर मत मांग बैठना। मैंने कहा, नहीं मुर्शिद, हराम का पैसा अब मेरे लिए हराम है। मैं मेहनत की कमाई करके अपने माँ बाप को खिलाऊंगा। आपसे वादा करता हूँ मुर्शिद, जो कर चुका वो अब नहीं करूँगा। मुर्शिद, मेरे हक में दुआ करे। अल्लाह मुझे जिंदगी दे तो इसे मेरे गुनाहों का कुफारा के लिए वक्फ कर दे। फिर से गुनाहों की दलदल में फंसो तो मुझे मौत दे दे। इसके अल्फाज सच्चाई का इजहार कर रहे थे। मैंने इसे देखते हुए कहा, अब कुछ और पूछो तुमसे इलियास खान। पूछे मुर्शिद। मुंशी रियाज से वाकई मिले थे? हाँ, मैंने झूठ नहीं कहा था। इनसे मेरा तज़किरा किया था? हाँ। और इन पर वही रद्द अमल हुआ था जो तुमने बताया था? बिल्कुल वही। वो फरीद खान के पास काम करते हैं। बिल्कुल यही बात है। मुझे इनसे मिला सकते हो? आप इसे मेरी जिम्मेदारी पर छोड़ दें मसूद साहब, मैं कल ही इन्हें यहाँ ले आऊँगा। वो फरीद खान के पास रहते हैं? नहीं, इसके साथ नहीं रहते। फिर? इनका कोई और घर है, शाम को छुट्टी करके चले जाते हैं। तुम इनका घर जानते हो? नहीं। कल मुझे वहाँ पहुँचा सकते हो जहाँ वो काम करते हैं? फरीद खान के घर पर रहते हैं वो। वही सही। मुर्शिद, फरीद खान के घर पर इनसे मिलना दुरुस्त नहीं होगा। इन लोगों को आपके निकल जाने का पता चल चुका होगा। वो पागलों की तरह आपको तलाश करेंगे। इस बारे में बात हुई थी क्या? मैंने चौंक कर पूछा। मुर्शिद, मैंने नवाब दिलबर को समझाने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि कुछ लेने का तरीका ये नहीं होता जो इसने इख्तियार किया है। इसके लिए आपकी खिदमत की जाती, आपकी मोहब्बत हासिल की जाती, मगर इसने काम ही दूसरा शुरू कर दिया। मैंने ये भी कहा था इससे कि इसका वो कैद खाना मुर्शिद को ना रोक सकेगा और वो अपनी रूहानी कुव्वत से काम लेकर वहां से निकल जाएंगे। इस पर फरीद खान ने कहा था, ऐसा हुआ तो नवाब दिलबर की गर्दन में फांसी का फंदा फिट हो जाएगा, क्योंकि वो मुर्शिद को इन 4 लाशों के बारे में बता चुके हैं जो तह खाने में दफन हैं और जिन्हें नवाब दिलबर ने कत्ल किया है। ओह हाँ, मैं चौंक पड़ा। नवाब दिलबर इस बात पर परेशान हो गया था। इसी वजह से वो पुरानी गढ़ी गया था। पुरानी गढ़ी इस हवेली का नाम है। वो रहता अलग है। पुरानी गढ़ी इसके पुरखों की मलकियत है और जायदाद में बस वही बाकी रह गई है। बाकी सब वो खत्म कर चुका है। इन बातों के बाद वो उठ गया और इसने सब से कहा, पुरानी गढ़ी चले, कहीं कुछ हो ही न जाए। मैं इसे इख्तिलाफ करके चला आया था। तब तो इस वक्त इसकी जान ही निकली हुई थी। यकीनन मुर्शिद। तो फिर यूं करना इलियास खान कि तुम मुझे दूर से फरीद खान का घर दिखा देना। मैं इस वक्त मुंशी रियाज से मिलूंगा जब वो फरीद खान के घर से निकलेंगे और अपने घर जाएंगे। जो हुक्म मुर्शिद, मगर आप खुद को महफूज रखें, इत्मीनान रखो। मैंने कहा और इलियास खान ने गर्दन झुका ली। मैंने खुद ही कहा, और अब तुम जाओ, आराम करो। इस नई जिंदगी पर सबसे पहली मुबारकबाद मैं तुम्हें पेश करता हूँ। वो एक बार फिर रो पड़ा, मेरे हाथ चूमे और बाहर निकल गया। मुझे खुशी हो रही थी, जमाल अहमद का बुढ़ापा संवर जाएगा। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। देर तक इनकी खुशियों का अंदाजा लगाता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उदासियों में डूबता चला गया। मेरी खुशियां कहाँ हैं? मुझे खुशियां कब मिलेंगी? मुझ पर ये नहूस्तें कब तक तारी रहेंगी? मेरी तकदीर की सुबह कब होगी? इलियास खान ने कहा था कि मुंशी रियाज फरीद खान के साथ नहीं रहते, इनका कोई और घर है। कोई और घर? कोई घर है। इसी घर में मुझे मेरे माँ बाप और बहन भाई नजर आएंगे। आह, मामू रियाज इन्हीं के लिए तो नौकरी कर रहे होंगे। आह, सुबह कब होगी? कब सुबह होगी? सुबह हो गई। दरवाजे से इलियास खान अंदर दाखिल हो गया। इसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी, आंखें सुर्ख और मगमूम थीं। मैंने हैरत से इसे देखा। जल्दी जाग गए इलियास खान? जी, वो आहिस्ता से बोला। खैरियत? जी हाँ, नाश्ता कर लीजिए, आ जाओ। मैंने कहा, तुम भी नाश्ता कर लो। मैंने चाय पी ली है, अभी कुछ नहीं खाऊंगा। कब चलोगे? बता दूंगा, अब्बा आ रहे हैं। वो बोला। इसी वक्त जमाल खान साहब अंदर आ गए। इन्होंने सर निगाहों से इलियास खान को देखा और वो गर्दन झुकाकर बाहर निकल गया। नाश्ता करें मियाँ, जमाल खान साहब बैठते हुए बोले, और मैंने ट्रे सामने सरका ली। आज ये कोई नाटक कर रहा है, जरूर कोई चक्कर है। वो पुरख्याल अंदाज में बोले, क्या बात है? सुबह मैं जागा तो ये वुजू कर चुका था। रात को किस वक्त आया और कैसे अंदर दाखिल हुआ पता नहीं।
वुज़ू के बाद बाकायदा नमाज पढ़ी, फिर माँ के पास जाकर बैठा और इन्हें देखता रहा। खूब, मगर ये नाटक कैसे हुआ? वो और नमाज, मेरे ख्याल में तो इसे नमाज आती भी नहीं। भाई, मुझे तो शुबह हो गया और मैंने फौरन एहतियाती तदाबीर कर डाली। वो क्या? मैंने पूछा। तुमने जो अनायत की है इसने मुझे जीने का हौसला दिया है। सच जानो बेटे, हमारे टूटे हुए दिल जुड़ गए हैं। मेरी अहलिया ने तो इतने सजदे किए हैं कि गिने ना जा सके। बेटे के चंद रिश्ते हैं जिन पर इसलिए गौर नहीं किया था कि पास पल्ले कुछ नहीं था। हाँ या ना करते तो किस बरते पर, मगर अब मुझे शुबा हुआ कि कहीं इसे पता न चल गया हो, इसलिए मैंने तुम्हारे अतिया को महफूज कर दिया। मेरा नाकिस इल्म कुछ और कहता है मोहतरम बुजुर्ग। क्या? सुबह का भूला शाम को वापस आ गया है। एक गुजारिश भी है आपसे। क्या बेटे? वो अगर नेकियों की तरफ वापस आए तो इसे सहारा दें, माजी को भूल जाएं, इसे ताना न दें। आह, मुझे अगर बेटे का सहारा मिल जाए तो काश ऐसा हो जाए। जमाल अहमद खान अब दीदा हो गए। बहुत देर तक वो मेरे पास बैठे रहे। फिर जब उठने लगे तो मुझे अचानक याद आ गया, वो जमाल अहमद साहब, यहाँ एक कंबल था, किसी की अमानत है, वो नजर नहीं आया। जरा चची जान और बहन से पूछ लें, धूप लगाने को तो नहीं डाला। कंबल? अच्छा, पूछ लेते हैं। कुछ देर के बाद वो वापस आए और बोले, नहीं मियाँ, कंबल यहाँ से किसी ने नहीं उठाया। कहाँ गया? कहाँ जा सकता है? वो परेशानी से बोले और दिल होलने लगा। न जाने कंबल कहाँ गया। जमाल अहमद फिर बाहर निकल गए। न जाने कैसे तफ्तीश हुई, मगर कंबल नहीं मिला। वो परेशान और शर्मिंदा थे और मैं। इलियास खान ने दोपहर के खाने के बाद तैयारी कर ली। इस बारे में मेरी इससे बात हो गई थी और तय हो गया था कि हमें क्या करना है। फिर हम तांगे में बैठकर चल पड़े। काफी फासला तय हुआ था और फिर फरीद खान का मकान आया था। शानदार मकान था। फरीद खान खाते पीते घर का फर्द था। मंसूबे के मुताबिक इलियास खान मुझे छोड़कर फरीद खान के मकान में चला गया। यहाँ इसका आना जाना था और चूंकि इसकी अभी इन लोगों से बाकायदा नहीं भटनी थी इसलिए मुश्किल भी नहीं थी। 10 मिनट के बाद वो वापस आ गया। वो रात से गायब है, वापस नहीं आया। यकीनन वो पुरानी गढ़ी में होंगे और आपके निकल जाने से खौफजदा होंगे। खैर, मुंशी रियाज अंदर मौजूद हैं, काम में लगे हुए हैं। 5 बजे छुट्टी करके निकलेंगे। कुछ कहा तो नहीं तुमने इनसे? बिल्कुल नहीं, आपने मना फरमाया था। हाँ, ये अच्छा किया। अब क्या हुक्म है मुर्शिद? इलियास खान, तुम वापस जाओ। जिस नई जिंदगी का तुमने आगाज किया है इसी पर साबित कदम रहना, यही जरिया निजात है। बुराई बहुत खूबसूरत होती है मगर इसकी इंतहा बेहद भयानक। इसके बरअक्स नेकियों का सफर मुश्किल तरीन है लेकिन मंजिल निहायत सुकून बख्श। मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन मुर्शिद, अभी मैं आपके पास रुकना चाहता हूँ। क्यों? मुर्शिद, इन सोरों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इन्होंने आपकी तलाश शुरू कर दी होगी। इनके बहुत से गरगे हैं, वो इन्हें भी इस्तेमाल करेंगे और तुम मेरी हिफाजत करोगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं मुर्शिद, मैं तो खुद एक कमजोर इंसान हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को जानता हूँ। अगर कोई नजर आया तो आपको होशियार कर सकता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया इलियास खान। मेरी नसीहत है कि इन लोगों से तजादम की कैफियत ना इख्तियार करना। अब तुम एक जिम्मेदार शख्स हो। तुम्हारे शानों पर जवान बहन और बूढ़े बाप का बोझ है। बहुत मुश्किल से तुम्हारे माँ बाप को अपनी खुशबख्ती पर यकीन आएगा, मगर इन्हें यकीन दिलाना तुम्हारा फर्ज है। जाओ दोस्त, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। आप मुर्शिद, मैं आ जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो। बमुश्किल तमाम मैंने इसे रवाना किया और जब वो नजरों से ओझल हो गया तो फरीद खान के घर के दरवाजे को देखने लगा। अंदर मामू मौजूद थे, मेरे मामू रियाज, जिन्हें मालूम था कि अम्मी अब्बा कहाँ हैं। आज मैं इन्हें देख सकूंगा, इनसे मिल सकूंगा। मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मेरी बहन। दिल में सरूर उतर आया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मामू रियाज के सामने नहीं आऊंगा। इनके घर तक इनका पीछा करूंगा और फिर सबके सामने एकदम जाऊंगा। क्या कैफियत होगी इनकी, क्या होगा।